नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ फ्रेम में आप देख रहे हैं जाने माने फिल्म समीक्षक प्रतीक बोराड़े को। और हम चूँकि जयपुर में जयपुर डायलॉग्स के समिट में इकट्ठा मिले हैं, तो बहुत सारे राष्ट्रवादी पत्रकार और यूट्यूबर इस समय जयपुर में हैं। तो प्रतीक के साथ हम लोग पहले भी प्रोग्राम करते रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर हम लोग चर्चाएं करते रहे हैं। तो प्रतीक जी, इस समय जबकि मोदी जी की सरकार को करीब करीब 10 साल हो गए हैं और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, एक ये नैरेटिव है, एक धारणा है कि भाई जिस विचारधारा की सरकार केंद्र में होती है तो उस विचारधारा से प्रेरित होकर के फिल्में बनने लगती हैं, या जो उनके आने से पहले एक क्रम होता है उस तरह की फिल्मों में थोड़ी कमी आती है। तो क्या हम ये माने कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस नैरेटिव के अकॉर्डिंग ही कुछ फिल्में बनी हैं, कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने इस तरह का साहस किया है? हालांकि कुछ फिल्मों के नाम मैं ले भी सकता हूँ, केरल स्टोरी है, द कश्मीर फाइल्स है, इस तरह की फिल्में बनी हैं, पर अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुतायत में तो नहीं बन रही हैं। और अभी भी जो एक दूसरा ही नैरेटिव बॉलीवुड के जरिए चलता रहा, मतलब जो आप कहें अंडरवर्ल्ड का जो एक ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री में दखल था, उसमें हालांकि कमी देखी जा रही है, लेकिन फिर भी क्या उनका दखल पूरी तरीके से ख़त्म हुआ है? और जो एक नैरेटिव बनाया जाता था कि साहब हिंदुओं के जो कैरेक्टर हैं वो तो चरित्रहीन ही हैं या भ्रष्ट ही हैं, क्या उसमें कोई कमी आई है इधर, या वो प्रोपेगेंडा अभी भी जारी है? सबसे पहले तो मैं ओमकार सर का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने मुझे बुलाया। इससे पहले भी चैनल पर आ चुका हूँ, पर आमने सामने पहली बार इस प्रकार से वीडियो शूट कर रहे हैं हम जी। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस भी विचारधारा की सरकार सेंटर में होती है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप सेंटर में भी नहीं, राज्य में भी आप देख लीजिए, भारत में आप तमिलनाडु में देखिए वामपंथी विचारधारा की सरकार है, या द्रविडियन आइडियोलॉजी की कह लीजिए, केरला में वामपंथी विचारधारा की सरकार है। तो तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे पिछले विशेषतः 8-10 वर्षों में पूरी तरीके से लेफ्टिस्ट हो चुकी है। वहाँ पर आपको हर प्रकार से हिंदू संस्कृति का विरोध, मजाक या वो एजेंडा, द्रविडियन पॉलिटिक्स को लेकर के फिल्में बनाई जा रही है, हिंदुओं को जात पात में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, धड़ल्ले से पिछले 8-10 वर्षों में वहाँ पर फिल्में बन रही है। तो वामपंथी तो हमेशा से ही कला और साहित्य के क्षेत्र को लेकर के उनका हमेशा एक वर्चस्व इन दोनों ही फील्ड पर रहा है। कला और साहित्य का क्षेत्र हो या इवन स्टेज प्लेस भी जो होते हैं, ड्रामाज, स्टेज ड्रामाज जो होते हैं, वहाँ पर भी अधिकतर ड्रामाज हम देखते हैं कि वामपंथी विचारधारा के ही हमेशा से रहे हैं कि हमें सोशल नॉर्म्स को तोड़ना है, या जो स्टिग्मा कथित रूप से जिसे कहते हैं, या रिग्रेसिव विचारधारा के विरुद्ध लड़ना है, फांसीवाद से हमें लड़ना है, वगैरह वगैरह। इनकी एक थॉट प्रोसेस इस प्रकार की होती है। तो जो भी सोशल नॉर्म्स होते हैं इससे वो लड़ने की बातें करते हैं, कथित रिलीजियस डॉगमेटिज्म से लड़ने की बातें करते हैं, पर इनका रिलीजियस डॉगमेटिज्म ले देकर हिंदुओं पर ही आ जाता है। दूसरी तरफ उनके दिमाग में बातें भरी जाती है ना कि भाई माइनॉरिटी है तो वो विक्टिम है, भले ही परिस्थिति, रियलिटी, सच्चाई, हजारों घटनाएं हमारे सामने हो रही है, इतिहास में हो चुकी है, अभी भी हो रही है, वो बातें उनको दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि वो ब्रेन वॉशिंग इस प्रकार से की जाती है ना कि भाई बहुसंख्यक या मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स मतलब वो फांसीवादी होते हैं, हमें उनका विरोध करना है। पहले तो आपने अंडरवर्ल्ड का उल्लेख किया, तो 90 के दशक में तो बिल्कुल उसकी हमने बहुत सारी बातें सुनी हुई है, देखी हुई है, फोटोज वगैरह देखे हुए हैं, न्यूज़ चैनल, न्यूज़ वगैरह भी उसके बारे में कुछ देखी हुई है। पर अभी हम इस परिस्थिति में पहुंच गए हैं ना कि अभी हमें फंडिंग की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक जनरेशन ही ऐसी भारत में आ गई है जो अपने एक आत्मग्लानि से भरी हुई है, अपने ही देश, अपनी ही संस्कृति को लेकर के इतनी आत्मग्लानि की भावना है कि उन्हें लगता है कि हम अगर आर्मी को ग्लोरीफाई कर देंगे तो हम एक फांसीवादी विचारधारा को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो हमें हमेशा से ही मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स का विरोध करना है, बहुसंख्यक समाज का विरोध करना है, हम जैसे माइनॉरिटी के रक्षक करने वाले कुछ प्रोटेक्टर वगैरह हम बन गए हैं, हमारे हाथ में कलम की ताकत आ गई है, उससे हम फांसीवाद को हरा करके रहेंगे। तो वो जो एक वामपंथी विचारधारा होती है ना, झोला छाप माइंडसेट कह लीजिए, या जेएनयू में हम कहते हैं कि झोला लेकर के, डपली लेकर के बजाना है, आजादी चाहिए वगैरह वगैरह, अब उसी माइंडसेट के फिल्म मेकर्स इंडस्ट्री में आ गए हैं। तो उन्हें फंडिंग की भी आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप को ऑप्रेस्ड मानते हैं,
जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाले लोग हैं उन्हें वो ऑप्रेसर मानते हैं, हिंदुओं को ऑप्रेसर मानते हैं। ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की का एक इतना बड़ा हवा खड़ा कर दिया है कि आप कोई भी रिलीजन हिंदू सिंबल को अपने शरीर पर धारण करते हैं तो वो उसको एक अपने शत्रु के रूप में ही देखते हैं। तो वही दृष्टिकोण उनका बन गया है। तो अभी उन्हें फंडिंग की भी आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार से वो फिल्में लिखते हैं। या इवन दूसरी जो वोकिज्म को भी लेकर अगर हम कहें कि उनके अनुसार महिलाएं हमेशा से ऑप्रेस्ड रही है, पुरुष ऑप्रेसर रहे हैं। और दूसरी बात, जो अत्याचारी पुरुष भी है वो हमेशा से ही ट्रेडिशनल हिंदू ही रहेगा, हिंदू मेल रहेगा बहुसंख्यक समाज का, जो पारंपरिक रूप से सोचता होगा, आदर्शों पर चलता होगा, परंपरा प्रतिष्ठा की बात करता होगा, मूल्यों की बात करता होगा। ऐसा पात्र हमेशा से इनकी फिल्मों में नकारात्मक रहेगा, विलन रहेगा, या उसको अत्याचारी दिखाया जाएगा। महिलाओं को, बच्चियों को, बेटियों को परिवार से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें परिवार के विरुद्ध ही भड़काया जा रहा है। छोटी छोटी बहुत ही सटल वे में बनाई गई फिल्मों के माध्यम से भी ये उनके दिमाग में डाला जा रहा है कि हजारों वर्षों से आप इस देश में अत्याचार से पीड़ित थे, अब आपको इस पितृसत्तात्मक समाज को उखाड़ फेंकना है। और ये कह कहकर उन्हें परिवार से, पिता, माँ या जो भी उनके पीछे सबसे बड़ा आधार होते हैं ना, उससे उनको तोड़ दिया जाता है। और कथित ड्रीम्स को फॉलो करने के नाम पर फिर परिवार से तोड़कर उन्हें कहा जाता है कि अपने मन के अनुसार जियो। दूसरे कौन होते तुम्हें बांधने वाले, रोकने वाले, टोकने वाले? समाज कौन होता है बोलने वाला कुछ? परिवार कौन होता है? अपने मन के अनुसार जियो। सुनने में बातें बहुत अच्छी लगती है, पर ड्रीम्स की जब बात आती है तो ले देकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, यहीं पर जाकर के वो बातें समाप्त हो जाती है। अधिकतर युवा आप देख लीजिए वहीं पर भागते हुए हमें, क्योंकि वहां ग्लैमर दिखता है, चमक धमक दिखती है। और फिर उस इंडस्ट्री की तरफ भागते 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 जीवन भर स्ट्रगल करके वो खत्म हो जाते हैं, अपने आप को ही पूरा खपा देते हैं वहां पर। उसके अलावा आप अगर देखेंगे जो परिवार के साथ में जो बच्चे, युवा, युवक, युवतियां जुड़े रहते हैं, वो एक बहुत सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जीते हैं। पर वो एक रिग्रेसिव तरीके से उन फैमिलीज को, परिवारों को सामने प्रस्तुत करके बच्चों को तोड़ दिया जाता है, उस आधार स्तंभ से एक प्रकार से तोड़ दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि मैंने कल भी जयपुर डायलॉग्स के हमारे सेशन में भी उल्लेख किया था कि अलग अलग प्रकार के एट्रोसिटी लिटरेचर लिखे जा रहे हैं। अब मिशनरियों ने स्वतंत्रता से पूर्व अगर हम देखें तो कई सारे कथित सोशल रिफॉर्मर्स को सामने खड़ा किया कि यहाँ पर भाई कोई कथित देवदासी प्रथा थी, यहाँ पर कोई कथित सती कुप्रथा थी। तो और ये दिखाने का प्रयास किया कि भाई ये हिंदू समाज तो बिल्कुल अनसिविलाइज था, हमने आकर यहाँ पर आपको सिविलाइज्ड किया है। और कथित सोशल रिफॉर्मर्स सामने खड़े किए, झूठा इतिहास लिखा गया, उसको हम एट्रोसिटी लिटरेचर कहते हैं। या फिर इवन स्वतंत्रता के बाद भी एक ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की का हवा खड़ा करने के लिए वामपंथियों के द्वारा एट्रोसिटी लिटरेचर लिखवाया गया, जिसमें हिंदू समाज का जो पिछड़ा वर्ग है वो हमेशा से 5000 वर्षों से ऑप्रेस्ड रहा है। यहाँ पर जो ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की का उसके माध्यम से एक हवा उन्होंने खड़ा किया। तो ये एक प्रकार का एट्रोसिटी लिटरेचर हुआ। अभी आज के समय में अलग अलग प्रकार के एट्रोसिटी लिटरेचर लिखे जा रहे हैं। जैसे पहले हिंदू समाज के पिछड़े वर्ग को एक अलग तोड़कर अलग ग्रुप उनका बना दिया, उनको ऑप्रेस्ड बता दिया, और दूसरों को हिंदू समाज के उच्च वर्ग को कहिए या जो ट्रेडिशनल हिंदू फैमिलीज है उनको ऑप्रेसर उन्होंने बता दिया। अभी जो नए ग्रुप्स बन रहे हैं उसमें महिलाओं का अलग ग्रुप बना दिया जा रहा है कि आप ऑप्रेस्ड है, ऑप्रेसर ये ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की या आपके माता पिता या जो ट्रेडिशनल तरीके से सोचने वाले लोग हैं वो ऑप्रेसर थे, तो एक महिलाओं का अलग ग्रुप उन्होंने ऑप्रेस्ड बना दिया। दूसरी तरफ जो अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज के पीछे भाग रहे हैं कि भाई मैं इसके साथ भी सोऊंगा, उसके साथ भी सोऊंगा, कम से कम 60 के करीब सेक्सुअल प्रेफरेंसेस खोज करके रखे हैं इन्होंने। लगभग 70 से ज्यादा जेंडर आइडेंटिटीज खोज करके रखी है। वेस्ट में इसके कितने भयावह परिणाम है वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। मैंने कई बार बात भी की हुई इस पर। तो उसका एक अलग ग्रुप बना दिया कि भाई सेक्सुअल फैंटेसीज के पीछे भागने वाले ऑप्रेस्ड है, और ऑप्रेसर कौन है? एक हेटेरोसेक्सुअल हिंदू मेल। वो हमेशा से फिल्मों के माध्यम से इसी प्रकार से इन बातों को वो प्रस्तुत करते हैं। या फिर एक और अलग ग्रुप है कि भाई बच्चे ऑप्रेस्ड है, ऑप्रेसर कौन है? पेरेंट्स, क्योंकि वो सपनों को कुचल रहे हैं, वो तो दरिंदे हैं, वो तो आपको अपने मन के अनुसार नहीं जीने दे रहे, तो पेरेंट्स से बच्चों को तोड़ दिया। तो बच्चों का एक अलग ग्रुप, महिलाओं का एक अलग ग्रुप, जो सेक्सुअल फैंटेसीज के पीछे भाग रहे हैं उनका एक अलग ग्रुप। ऐसे अलग अलग टुकड़ों में बांटकर अलग अलग एट्रोसिटी लिटरेचर लिखे जा रहे हैं, उन पर फिल्में बनाई जा रही है। और देखिए कोई भी देश हो उसमें जो बहुसंख्यक समाज होता है वो हमेशा से राष्ट्रवादी होता है। वो कहीं ना कहीं अपने देश, अपने कल्चर से प्रेम ही करेगा। किसी भी देश का आप उदाहरण ले लीजिए, बहुसंख्यक समाज अपने देश से प्रेम करेगा। अब आप सोचिए ऐसी परिस्थिति में जो पार्टी राष्ट्रवाद की बात कर रही है फिर तो वही जीत कर आनी चाहिए उस देश में। अगर बहुसंख्यक समाज राष्ट्रवादी है तो राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी जीत कर आएगी, फिर तो दूसरी पार्टियों को कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इस कारण से जो दूसरी पार्टीज होती है या जो वामपंथी होते हैं या जो सेक्युलर, कथित सेक्युलर या जो लेफ्टिस्ट विचारधारा की पार्टी आदि होती है,
वो बहुसंख्यक समाज को टुकड़ों में बांटने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए उनके पास 4 बहुत प्यारे प्यारे शब्द है, सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म और कम्युनिज्म। अब इन चारों के ही अर्थ अगर आप गूगल पर सर्च करें तो भाई इतने प्यारे प्यारे शब्द हैं, मतलब किसी भी बच्चे को आप बता दो कि भाई आपको माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना है सेक्युलरिज्म की बात करके, या फिर आपको महिलाओं को प्रोटेक्ट करना है फेमिनिज्म की बात करके, या फिर आपको गरीब किसान मजदूर को प्रोटेक्ट करना है कम्युनिज्म की नाम पर, या फिर दूसरा लिबरलिज्म रह गया। तो भाई आपको बच्चे जो है वो तो अपने लिबरेटेड लाइफ जीना चाहते हैं, तो पेरेंट्स से आपको उनको प्रोटेक्ट करना है। तो ये अलग अलग ऐसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और ये चारों ही नाम सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, कम्युनिज्म इतने प्यारे शब्द है ना कि आप इनको काउंटर करने जाओगे, इसके विरुद्ध में बोलने जाओगे तो आप अपने आप से ही सांप्रदायिक बन जाएंगे, फांसीवादी बन जाएंगे। आपको कह दिया जाएगा कि यार तुम तो बहुत कट्टरपंथी हो, ये क्या अच्छी अच्छी बातों का तुम विरोध कर रहे हो। पर इन प्यारे प्यारे जो मीठा जहर या शुगर कोट की हुई जो एक जहर है, एक प्रकार से ये चॉकलेट रैपर में पैक किया हुआ जहर, इनके भयावह परिणाम आज बच्चों को समझाने की आवश्यकता है कि लिबरेटेड लाइफस्टाइल के नाम पर आपको परिवार से तोड़ेंगे तो आपके क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, जो फिल्मों के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, परिवार से तोड़ा जा रहा है। या जो गरीब किसान मजदूरों की हक की बात करते हैं, सबसे बड़े दुश्मन उनके कम्युनिस्ट ही है। उन्होंने कभी भी उन गरीब किसान मजदूरों को मुख्य धारा में आने ही नहीं दिया। फिल्मों के माध्यम से ये नक्सलवाद को ग्लोरीफाई करते हैं। अब आप सोचिए, वो नक्सलवादी कभी भी आदिवासी क्षेत्रों तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पहुंचने नहीं देते, तो इसमें उन आदिवासियों का भला कैसे हो जाएगा? भाई वहां पर मूलभूत सुविधाएं पहुंचेंगी, अस्पताल होंगे, रोड होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तभी तो उनका विकास होगा। पर ये कम्युनिस्ट हो, नक्सलवादी हो या अर्बन नक्सल्स हो, हमेशा से उन्हें पिछड़ा ही रखना चाहते हैं, उन्हें कभी मुख्य धारा में आने ही नहीं देना चाहते। तो कम्युनिज्म की फिलॉसफी या उनकी आइडियोलॉजी कितनी ही प्यारी क्यों ना लगे, साम्यवाद कितना ही अच्छा क्यों ना लगे सुनने में कि भाई सबके समान अधिकार होने चाहिए, पर रियलिटी ऐसी नहीं होती। जीवन कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही चलता है, कर्म फल के अनुसार ही मनुष्य को उसका जीवन आगे बढ़ता है। 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती। भले आपको साम्यवाद, सोशलिज्म कितनी भी प्यारी लगे, कम्युनिज्म के शब्द कितने भी प्यारे लगे, रियलिटी इससे अलग ही होती है। और यही लोग गरीब किसान मजदूर के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। तो लिबरलिज्म की बात कर ली, कम्युनिज्म की, सेक्युलरिज्म तो पता ही उसके आड़ में दुनिया में क्या क्या हो रहा है। फेमिनिज्म का भी एक बहुत बड़ा आज दुर्भाग्य ऐसा है कि बहुत सारे राष्ट्रवादी भी इसके भयावह परिणाम समझ नहीं पा रहे कि महिलाओं को किस प्रकार से भड़काया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। जैसे कि अभी एक सिंपल सी लापता लेडीज फिल्म ले लीजिए, सामने कोई व्यक्ति देखेगा ना भाई वो बिल्कुल भावुक हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगा, बड़ी प्यारी फिल्म है। पर देखिए बड़ा ही सटल वे में क्या क्या बातें दिमाग में डाली जा रही है कि यहाँ पर भारत के गाँव में हिंदू समाज की महिलाओं को ऐसे टेंट में, मतलब टेंट जैसे पर्दे में उनको बांध करके एक प्रकार से रखा जाता था। हजारों वर्षों से महिलाओं के साथ में यहाँ पर फ्रॉड होता आया है। एक बहुत ही घिनौना पितृसत्तात्मक समाज हिंदू समाज का रहा है। इसके अलावा जो भी पेट्रियार्कल समाज का जिस प्रकार से फिल्म में चित्रण किया गया है, ये परिवार से तोड़ने में जो मेंटेलिटी है या जो भड़काया जा रहा है कि यहाँ पर हजारों वर्षों से महिलाओं के साथ फ्रॉड होता है। या फिर एक और उसमें डायलॉग था कि अच्छे घर की बहू ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड है या सबसे गलत बात जैसे हो। तो ये जो बातें है ना कि एक महिला उसको ड्रीम्स फॉलो करने के नाम पर आप बता रहे कि कॉर्पोरेट मजदूर बनना मतलब बहुत बड़ी, बहुत अचीवमेंट होगी जैसे आपके लाइफ की, और आप अगर कुलवधू जैसा शब्द हो, अच्छे घर की बहू हो, गृहिणी हो, वो जैसे बहुत ही घिनौनी चीज हो गई। तो ये करके उन्हें परिवार से जिस प्रकार से तोड़ा जाए, देखिए काम करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा। भारतीय समाज की महिलाएं हमेशा से ही स्वयं रोजगार से पैसे कमाती आई है। आप अपने सोसाइटी से बाहर निकलिए, घूम करके आइए, आपको कोई महिला आपको फरसान बनाते हुए दिखेगी, अचार बनाकर बेचते हुए दिखेगी, पापड़ बनाकर बेचते हुए दिखेगी, लड्डू बनाकर बेचते हुए दिखेगी, ब्यूटी पार्लर चलाते हुए दिखेगी, कोई शिक्षिका का काम कर रही है, कोई किसी शॉप पर काम कर रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई फर्श पोंछने का काम कर रहा है, कोई टेलरिंग काम कर रहा है, कोई ब्यूटी। भाई इतने सारी काम महिलाएं हमेशा से करती आई है, और ये कोई फेमिनिस्टों ने उनको लिबरेट नहीं किया। भारतीय समाज की महिलाएं हमेशा से ही पति के कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम करती आई है। पहले खेतों में काम करती थी, आज अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं। इन्हें महिलाओं को स्वयं रोजगार से पैसे कमाना नहीं सिखाना, इन्हें इंडिपेंडेंट बनने के नाम पर पति की आइडेंटिटी से उन्हें अलग करना है कि भाई पति से तुम अलग हो, उससे अलग हटकर तुम अपनी अलग पहचान बनाओ। इंडिपेंडेंट एक विवाह में कोई भी नहीं होता, ना पति होता है ना पत्नी होती है। तो नैरेटिव की बात करें तो इतनी सारी बातें हैं बोलने के लिए कि हम घंटों तक इसके बारे में बोल सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हिंदू परिवारों में तो महिलाओं को ये बताया जाता है कि आपकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, पति की जो आइडेंटिटी है उससे अपने आप को अलग करो। लेकिन इसके उलट
मुस्लिम फैमिलीज की जो महिलाएं हैं उनको आप बुरके में भी रखेंगे, उनको आप छेड़ेंगे भी नहीं, और ये जो संदूक में बैग में कटी हुई हिंदू गर्ल्स मिलती हैं जो इनके बहकावे में आकर के, जिसको लव जिहाद का नाम भी दिया गया है, कोई फ्रिज में मिल रही है, कोई बैग में मिल रही है, उस पर ये पूरी तरीके से चुप्पी साधे रहते हैं। ये इनको समस्या दिखाई नहीं देती, ये फिल्मों का विषय नहीं हो सकता। या बांग्लादेश में जो अभी शेख हसीना का सरकार का तख्ता पलटा गया और वहाँ उसके बाद जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया, वो किसी उच्च पद पर है तो जबरन उससे इस्तीफे लिखवाए गए, उनकी महिलाओं के साथ छेड़छाड़, उनकी इज्जत लूटी गई, उनके घरों में आग लगाई गई, एक पुलिस अफसर उसको काट दिया गया और चौराहे पे लटका दिया गया। ये विषय नहीं हो सकते हैं क्या इनके लिए? सर, इन्हें हिंदू महिलाओं की सबसे पहले तो कोई भी चिंता नहीं है, ना ही इनको उन्हें इंडिपेंडेंट करना है, ना कुछ। इन्हें कुल मिलाकर परिवार तोड़ने हैं। जो न्यूक्लियर फैमिलीज वगैरह आप कोई भी शब्द उपयोग कर ले, कुल मिलाकर इन्हें परिवार तोड़ने हैं। अगर इन्हें हिंदू महिलाओं की चिंता होती तो आप देख लीजिए 1990 में कश्मीरी हिंदू महिलाओं का कितने बलात्कार हुए, 30 वर्षों तक दबा दिया उन घटनाओं को। कभी भी एक बार भी इस देश के वामपंथियों को, बड़े जो वोक अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं, एक बार भी उन्होंने उस पर कोई पुस्तक लिखी, फिल्म बनाई, कोई नाटक बनाया, कोई कहीं पर कुछ इसके बारे में चर्चा की? नहीं। तो इन्हें कोई हिंदू महिलाओं की चिंता नहीं है। यही नहीं, नक्सलियों को ग्लोरीफाई करते हैं। एक्स नक्सली शोभा मंडी नाम की एक्स नक्सली है, उनकी पुस्तक भी है, मेरी आत्मकथा, एक नक्सली की आत्मकथा। उन्होंने स्वयं लिखा है कि ये जो नक्सली कैंप है वो तो बलात्कार के अड्डे हैं। एक्स नक्सली महिला ये बात कह रही है कि ये तो बलात्कार के अड्डे हैं, वाइफ स्वैपिंग के अड्डे हैं। तो वहां पर तो आदिवासी महिलाओं के साथ में आए दिन बलात्कार होते हैं नक्सली कैंप्स में, और उन्हीं नक्सलियों को ग्लोरीफाई करते हैं। तो इन्हें महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू महिलाओं से तो विशेषतः कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि भाई जो मुस्लिम महिलाओं को हमेशा बुरखे में रखते, उसका तो ये विरोध नहीं करते। मुल्क फिल्म आई थी, देखिए अनुभव सिन्हा की, आपको याद होगा। अभी भी आप उस फिल्म के प्रमोशनल वीडियोस जाकर के देख लीजिए, फेसबुक पर होंगे उस पेज पर, या फिर आप सर्च करना उसके बारे में। मैंने अपने वीडियोस में वो वीडियो दिखाया भी हुआ है, मुल्क का वो प्रमोशनल वीडियो। तापसी पन्नू ऐसा बुरके में आती है, एक छोटा सा कुछ सेकंड का वो प्रमोशनल वीडियो है, बुरके में आ रही है, सामने स्क्रीन पर आती है और अपना बुरका वो पर्दा ऊपर कर रही है, और सामने कहती है कि आपको लग रहा हो कि मुझे अपने परिवार ने फोर्स किया होगा बुरका पहनने के लिए, पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये मेरी पर्सनल चॉइस नहीं हो सकती बुरका पहनना? ये तापसी पन्नू कह रही है, वो वीडियो भी हो है, मुल्क का प्रमोशनल वीडियो, आप जाकर के देख लेना। तो ये इस प्रकार, वहां तो पर्सनल चॉइस हो जाती है कि भाई मैं हूं तो वो पर्सनल चॉइस होगी, पर हिंदू महिला होगी तो अगर वो बिंदी भी लगाएगी तो वो ऑप्रेस्ड है, वो मंगलसूत्र भी पहनेगी तो वो ऑप्रेस्ड है, पति का नाम अपने पीछे लगाएगी तो वो ऑप्रेस्ड है, वो आप लगा नहीं सकते। कुल मिलाकर एक अलग आइडेंटिटी के नाम पर परिवार तोड़ने, और ये इतना भया हुआ है सर, मैं आपको बताऊं, छोटी छोटी बातों को लेकर के ये परिवार तोड़ने की बातें करती है। पति अगर ऊंची आवाज में भी बात कर ले ना, तो ये इमोशनल अब्यूज है, आगे जाकर के वो आप पर हाथ भी उठा सकता है, तुरंत अलग हो जाओ, तलाक दे दो। थप्पड़ जैसी फिल्म ये बनाएंगे। भाई देखिए, मैंने अभी एक न्यूज रिपोर्ट पढ़ रहा था, भारतीय महिलाएं पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है पतियों को पीटने में। ये न्यूज रिपोर्ट है, मैंने दिखाई भी हुई है न्यूज रिपोर्ट हमारे चैनल पर। तो उस दृष्टि से फिर उन सब पतियों को अपनी पत्नियों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, या फिर अपने आप को भी अलग हो जाना चाहिए, पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। परिवार ऐसे नहीं चलता है। दो बर्तन है, टकराते हैं, झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है, लड़ते हैं आपस में, पर अंततः एक दूसरे के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्ट करना, यही इसी को परिवार कहता है। हाँ, बिल्कुल ही कोई एक्सट्रीम कंडीशन हो भाई, वहां पर तो पेरेंट्स खुद होकर के सामने आ जाते हैं, भाई अलग हो जाओ। आजकल तो पेरेंट्स खुद ही सामने आते हैं बच्चों को, लड़की को बोलने की भी आवश्यकता नहीं थी, पेरेंट्स ही खुद विवाह तोड़ने की बात करते, पर वो एकदम किसी एक्सेप्शन को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। सामान्य रूप से हम झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है, तो आपस में मिलने की, साथ रहने की ही बात करते हैं। तो ये ऑब्वियसली इनका दोगलापन है, हिंदू परिवारों को ही विशेषतः ये टारगेट करते हैं, क्योंकि मेंटेलिटी वैसी होती है कि भाई आपको बहुसंख्यक समाज को ही टारगेट करना है, क्योंकि माइनॉरिटी तो इनके लिए हमेशा विक्टिम ही रहती, भले वो माइनॉरिटी नहीं हो, सेकंड मेजोरिटी हो, और भले ही कितनी भी न्यूज आ जाए सामने, पर वो हमेशा सिलेक्टिव आउटरीच ही करेंगे। दूसरी ये बताइए साहब, अमिताभ बच्चन हो या दूसरे हीरो हों, उस तरह की स्टोरी लिखी जाती है और उसको फिल्माया जाता है, कथानक लिखा जाता है। वो मंदिर के सामने खड़ा होकर के देवताओं से तो लड़ रहा है, भगवान से तो लड़ रहा है, लेकिन 786 जो है उसकी रक्षा भी करता है और उसको लेकर के वो घूमता भी है।
तो ये सिलसिला एक्चुअल में कब से शुरू हुआ? क्या इफ्टा के गठन के बाद से ही शुरू हो गया था और धीरे धीरे जो है वो एक तरीके का गैंगअप कर गए ये सारे लोग, और इन्होंने एक संस्थागत तरीके से, नियोजित तरीके से इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया? क्योंकि मैं जब इस बात को कह रहा हूँ प्रतीक जी, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि जब जय संतोषी माँ जैसी फिल्में आती हैं या हम आपके हैं कौन जैसी जो ट्रेडिशनल हमारे रीति रिवाज हैं, शादी है, ब्याह है, फंक्शंस हैं, या नदिया के उस पार जैसी साफ़ सुथरी फिल्में आती हैं, तो वो हिट होती हैं, बिल्कुल उनको लोग देखते हैं। तो ये एक जानबूझ करके इफ्टा का गठन, फिर दूसरी संस्थाओं का गठन, फिर उसमें सदस्यता, और ऐसे चेहरे कैफ़ी आज़मी से लेकर के और तमाम जानिसार अख्तर और ये सारे लोग, बाद में गुलजार वगैरह ये सब भी उसमें आ गए। तो ये एक नियोजित तरीके से चलाया गया पूरा। बिल्कुल, देखिए पर्टिकुलर इफ्टा के बारे में मैं उतनी जानकारी नहीं है, इस कारण से उस संगठन के बारे में कुछ कहूंगा नहीं। हालांकि कल जब हम चर्चा कर रहे थे बॉलीवुड के बारे में, तो अभिजीत जोग जी ने उसका उल्लेख किया था हमारे कल के सेशन में इफ्टा का, तो आप वो सेशन अवश्य देखना। मैं अगर ओवरऑल बात करूं, भले ही इफ्टा की बात ना भी हो, तो भी लगभग 70 के दशक से ही विशेषतः हमने ये बदलाव देखा। उससे पहले तो ठीक है कुछ सोशलिस्ट फिल्में बनी होंगी, पर उतना नहीं था। 70 के दशक के बाद ज्यादा हमने ये बदलाव विशेषतः देखा है। उसमें जावेद अख्तर वगैरह इनके द्वारा लिखी गई कहानियां भी है, गाने हो, सॉन्ग्स हो, उनमें भी जिस प्रकार से विशेषतः हिंदी शब्दों का या संस्कृत निष्ठ जो हिंदी होती है उसका उपयोग धीरे धीरे कम होता गया। और हर फिल्म में आपको कोई ना कोई पादरी होगा, वो बचाने वाला दिखेगा, कोई मौलवी का कैरेक्टर होगा, वो बचाने वाला दिखेगा, और जो हिंदू सिंबल्स को धारण करने वाला पात्र होगा, भले ही वो पुजारी का पात्र हो या कोई राजपूत कैरेक्टर हो या कोई भी समाज के उच्च वर्ग से हिंदू हो, उसको हमेशा से ही ऑपरेसर ही दिखाया जाएगा, उसको अत्याचार करने वाला ही दिखाया जाएगा। और बेसिक जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो इसी प्रकार से काम करती है। आज आप वेस्ट में देख लीजिए, हॉलीवुड में पिछले 5-6 वर्षों में विशेषतः ये शुरू हुआ है। जो हम 70 के दशक से देख रहे थे ना, वो हॉलीवुड में अभी 2019 के बाद विशेषतः शुरू हुआ है। वहां पर अभी व्हाइट कैरेक्टर है तो उसको निगेटिव ही दिखाया जाएगा। इसका इलोन मस्क अभी बहुत विरोध भी कर रहे हैं ट्विटर पर पिछले 3-4 वर्षों के उनके ट्वीट्स अगर आप देखेंगे तो उन्होंने तो खुलकर कहा है कि भाई ये तो नेटफ्लिक्स के बारे में उन्होंने खुलकर ट्वीट किए हुए हैं कि भाई ये तो हमेशा से ही इस प्रकार का वो कंटेंट बना रहे हैं, वो कचरा बना रहे हैं। तो वहां पर केवल 5 वर्ष हुए हैं अमेरिका में इस प्रकार का कंटेंट अधिकतर बने हुए। फिर भी आप देख लीजिए वहां पर इलोन मस्क जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन कहिए या फेसेस, वो भी इसका विरोध करने के लिए सामने आ गए। हमारे अंदर तो ये इस प्रकार से अंदर धसा दिया गया है ना, हम जन्म लेते ही, आंखें खोलते ही हम टीवी पर जब देखते हैं तो हमें बता दिया जाता है कि भाई हिंदू सिंबल्स को धारण करने वाला, मतलब उसने अगर भगवा गमछा ओढ़ा हुआ है, जनेऊ है, तिलक है, चोटी है, तो वो घिनौना ही होगा, दरिंदा ही होगा, अत्याचारी ही होगा। कोई हिंदू नाम वाला पात्र फिल्म में पॉजिटिव भी होगा तो उसके शरीर पर कोई रिलीजियस सिंबल नहीं होंगे, वो बिल्कुल वेस्टर्न टाइप कपड़े पहनेगा, बड़ा कूल मॉडर्न अपने आप को दिखाने का प्रयास करेगा। ये जन्म लेते ही पिछली 3 जनरेशंस ने कम से कम भारत की ये बातें टीवी पर, स्क्रीन पर देखी हुई है। और वो 786 का बिल्ला वगैरह तो बहुत पुरानी बातें होगी। मैं हाल ही की कुछ उदाहरण आपको दूंगा। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद में लगभग 2017 से नेटफ्लिक्स एक्टिव हुआ भारत में। केवल नेटफ्लिक्स इंडिया का कंटेंट आप अभ्यास कर लीजिए, देखिए किस प्रकार से शुरुआत होती नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट की। वो लैला बनाते हैं, घुल बनाते हैं, सेक्रेट गेम्स बनाते हैं, जस्ट इन तीनों का हम अभी बात करते हैं। बाकी तो वो कचरा तो नेटफ्लिक्स इंडिया पर भर भर कर पड़ा हुआ है कि भाई हिंदू महिला का जो पति है वो नपुंसक है, पत्नी को बिस्तर पर खुश नहीं कर पा रहा तो उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई कर दिया, या परिवार तोड़ने को जस्टिफाई कर दिया, या फिर हिंदू पति मैरिटल वैवाहिक बलात्कारी, उसको दरिंदा दिखा दिया और उसके आड़ में पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को या परिवार तोड़ने को जस्टिफाई कर दिया। या फिर जो हिंदू पति है वो काम में बहुत ज्यादा बिजी है, पत्नी को समय नहीं दे पा रहा तो इसके आड़ में भी पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई कर दिया। इस प्रकार का वो कचरा तो बहुत है नेटफ्लिक्स इंडिया पर, उस पर तो हमने ऑलरेडी शुरुआत में बात कर ली। अभी थोड़ा सा लैला, घुल और सेक्रेट गेम्स पर बात करते हैं। लैला का बेसिक कंसेप्ट क्या है? एक डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाया है, मतलब आज से कुछ 50-100 वर्ष आगे का समय उन्होंने काल्पनिक एक चित्र बनाया है कि भारत में अगर फांसीवादी सरकार का शासन लगातार बना रहता है 50 वर्षों तक, तो 50 वर्षों के बाद में भारत की स्थिति क्या होगी। ये कल्पना की है डायरेक्टर ने वहां पर। और कैसी कल्पना की है? एक जोशी नाम का डिक्टेटर है, आपने देखी है लैला? नहीं, मैंने देखी। तो देखिए 50 वर्ष आगे का समय दिखाया है। जोशी नाम का डायरेक्टर है,
और उसने अपनी एक ब्राह्मणिकल माइंडसेट से ऐसा एक पूरा साम्राज्य बना दिया है, भारत के 2 टुकड़े कर दिए हैं। एक बड़ी दीवार खड़ी की है, दीवार की इस साइड में हिंदू समाज का पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम्स वगैरह माइनॉरिटी दूसरी साइड रह रहे हैं, और बिल्कुल गरीबी है वहां पर, कोई उनके मूलभूत सुविधाएं नहीं है, कुछ नहीं है। ये दीवार की इस साइड है। दीवार की जो दूसरी साइड है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है, बहुत वहां पर हिंदू समाज के उच्च वर्ग रह रहा है, और जोशी उस साइड का डिक्टेटर है, और वो माइनॉरिटी पर अत्याचार कर रहा है। कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो उनके बच्चों को जन्म होते ही पकड़कर उनको मार दिया जा रहा है, उस लड़की का शुद्धिकरण कराया जा रहा है, वैदिक मंत्रों के उच्चार, वैदिक शब्द शायद उपयोग नहीं किया, पर वही पता चल जाता है कि हिंदू संस्कृत मंत्रों के उच्चारण के साथ में उन महिलाओं का शुद्धिकरण वगैरह किया जा रहा है। जोशी नाम का डिक्टेटर है। तो आप उसमें एक सीन ये भी है कि ये जो डिक्टेटर है उसने ताजमहल को बम लगाकर उड़ा दिया है। ये सीरीज 2017 में आती है। आप सोच लीजिए ये किस प्रकार से इन्होंने भारत में आते ही नेटफ्लिक्स इंडिया ने यहाँ की जनता को एक भड़काने का कैसे प्रयास किया। देखिए कि ये फांसीवादी सरकार बनी रहेगी तो ये देश कैसे टुकड़े कर देंगे, ताजमहल को गिरा देंगे, यहाँ पर महिलाओं के शुद्धिकरण के नाम पर उन पर अत्याचार किए जाएंगे, आपको खुलकर जीने नहीं दिया जाएगा, और 50 वर्षों के बाद में भारत ऐसा कर देंगे अगर आप इस फांसीवादी सरकार को सत्ता में बनाए रहने देते हैं। ये 2017 में लैला बनती है। उसके अलावा एक घुल नाम की सीरीज बनाई गई, राधिका आप्टे उसमें मुख्य भूमिका में है। उसमें भी इसी प्रकार का एक डिस्टोपियन फ्यूचर दिखा है आज से कुछ दशक बाद का। वहां पर आर्मी का शासन आ गया, जैसे पाकिस्तान में आर्मी का शासन है उसी प्रकार से अभी है, अभी नहीं है शायद पाकिस्तान में आर्मी, अभी है, सरकार है, हाँ, लेकिन कंट्रोल तो आर्मी का ही है। तो यहाँ पर घुल में दिखाया कि आज से कुछ दशक के बाद में आर्मी सत्ता अपने हाथ में ले लेगी, क्योंकि फांसीवादी सरकार का काफी लंबे समय तक शासन रहा। अब आर्मी क्या कर रही देखिए, कुछ दशक के बाद में भारत में मुस्लिम परिवारों पर अमानवीय अत्याचार कर रही है। उनकी बेटी महिलाओं को, बच्चियों को वो पटक पटक कर मार रहे हैं। उनके घर में अगर उनकी रिलीजियस बुक भी दिख रही है तो उसको भी वो पकड़कर उसको अपमानित कर रहे हैं, फेंक दे रहे हैं। ये आर्मी कर रही है आज से कुछ दशक के बाद में। आप देख लीजिए किस प्रकार का डिस्टोपियन फ्यूचर ये प्रेजेंट कर रहे हैं। सीक्रेट गेम्स तो खुलकर वो उसमें हिंदू संत को भी कैसे दिखाया है, और बाकी जातिवाद का एजेंडा वगैरह सब कुछ सीक्रेट गेम्स में था। तो आप इससे देख लीजिए किस प्रकार का नैरेटिव ये स्प्रेड करते हैं अपने एक काल्पनिक कथाओं के नाम पर। अब आप सोचिए, क्या कोई कितना भी राष्ट्रवादी फिल्म मेकर हो, आप लैला का मैंने आपको उदाहरण दिया, क्या लैला को काउंटर करने के लिए वैसा कुछ वो बना सकता है? क्या आप सोचिए, मतलब हम भी चलो एक डिस्टोपियन फ्यूचर कल्पना करते हैं। आज से 50 वर्ष बाद मैं कोई पुस्तक लिख रहा हूं, फिक्शनल बुक है, कि 50 वर्षों के बाद में भारत कैसा होगा। मैं उसमें दिखाऊंगा कि भाई डेमोग्राफिक चेंजेस हो गए हैं, हिंदू माइनॉरिटी में आ गए हैं, और उन पर क्या अत्याचार होंगे, कि भारत के 2 टुकड़े हो चुके हैं। दक्षिण भारत में हम कह लेते हैं कि वहां पर मिशनरीज ने पूरा कन्वर्जन कर लिया है, नॉर्थ इंडिया में पूरा जो जिहादी वगैरह उन ताकतों ने भारत को उस प्रकार से इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया है। क्या कोई हिंदू, कितना भी राष्ट्रवादी फिल्म मेकर हो, क्या कभी वो इस प्रकार से दिखाएगा कि भाई हिंदू माइनॉरिटी में है और उन पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं 50 वर्षों के बाद में डेमोग्राफिक चेंजेस होने के कारण? नहीं कल्पना करेंगे हमारे राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स। पर वामपंथी देखिए कितने निर्लज्ज होते हैं, किस प्रकार का समाज में जहर घोलते हैं कि भाई 50 वर्षों के बाद में राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनी रहेगी तो भारत ऐसे बन जाएगा। तो ये वामपंथी सच में इतने सच में उन्हें कोई शर्म लज्जा नाम की चीज होती नहीं। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने नैरेटिव को स्प्रेड करने के लिए। तो मैंने केवल कुछ उदाहरण दिए, लैला, घुल या सीक्रेट गेम्स के। इस प्रकार का कंटेंट तो 2014 के बाद में उल्टा ज्यादा बनाया है बॉलीवुड ने। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एकता कपूर कैंप पर आरोप लगते हैं जो अभी आपने चर्चा की है, विवाहेतर संबंध, वो चाहे जीजा के साथ है या नंदोई के साथ है, किसी के भी साथ है, देवर के साथ है, जेठ के साथ है, और कहीं कहीं तो सारी सीमाएं लांघी जा रही हैं। इनको जो प्रमोट किया जा रहा है, जानबूझ करके ऐसे कथानक बुने जा रहे हैं। सीरीज़ को, सीरियल्स को लंबा खींचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। ये जो सीरियल्स हैं, कुछ कैंप हैं जो हमारी संस्कृति को भी ख़राब कर रहे हैं, समाज में भी आग लगा रहे हैं, परिवारों को भी तोड़ रहे हैं। क्या इन पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता है? नंबर 2, ये जो OTT प्लेटफॉर्म आए हैं, दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है कि क्या खेल चल रहा है। तो क्या OTT वगैरह को निगमित नहीं किया जा सकता है? और शायद बीच में कुछ प्रयास किए गए थे, कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी, तो वो प्रभावी नहीं रहे हैं क्या?
देखिए, ये एकता कपूर वगैरह का कंटेंट तो इतना बी ग्रेड है, मतलब वो बी ग्रेड की कैटेगरी में आता है, उसको तो हम कुछ ढंग का कंटेंट भी नहीं कह सकते। बहुत ही ज्यादा घटिया और निम्न स्तर का इस प्रकार का कंटेंट है। जैसे 80 के दशक में देखिए सॉफ्ट पॉर्न मूवीज बनती थी, वो डैश डैश आंटी, में शब्द नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, उस प्रकार का बिल्कुल बी ग्रेड कंटेंट बनता था। वो न्यूज़पेपर में बैक साइड में उनके कुछ ऐड वगैरह आते थे, सिंगल स्क्रीन थिएटर में या वीडियो पार्लर वगैरह होता तो वहां पर चलते थे। ये लिटरली उसी प्रकार का कंटेंट अभी ओटीटी पर वो रिलीज करे, बिल्कुल बी ग्रेड, सी ग्रेड या जिसकी कोई ग्रेड ही नहीं है, इस प्रकार का वो फालतू कंटेंट है। जी जी। इसमें थोड़ा सा और सेम स्टाइल का और थोड़ा सा ऊपर का कंटेंट अगर हम देखें तो फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज, थैंक यू फॉर कमिंग, इस प्रकार की कुछ फिल्में जो बॉलीवुड की लिस्टर एक्टर्स, जो एक्ट्रेसेस जिनको कहा जाता है ना, वी आर दी वेडिंग वगैरह, उसमें शायद करीना कपूर खान भी थी और ये स्वरा भास्कर वगैरह भी थी, और फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज में भी काफ़ी बड़ी बड़ी चेहरे एक्ट्रेसेस थे, या फिर थैंक यू फॉर कमिंग में तो भूमि पेडनेकर थी। उसमें भी यही कि सेक्सुअल फैंटेसीज के पीछे भागो, अपने मन को रोको मत, और अपने इनके अनुसार तो उसकी थीम ही यही थी कि भाई भारत की 70% जो महिलाएं हैं उनको ऑर्गेजम ही कभी नहीं हुआ, चरम सुख की प्राप्ति ही नहीं हुई कभी शारीरिक संबंध बनाते समय, क्योंकि भारतीय पुरुष तो अपनी पत्नी को खुशी नहीं कर पाते। ये बात इवन काजोल ने भी कही, अभी हाल ही में पिछले वर्ष का काजोल का इंटरव्यू है, आप सोचिए इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ये बात कह रही है। काजोल ने ये बात कही कि भाई भारत की बहुत सारी महिलाओं को ऑर्गेजम आज तक नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इस प्रकार से हमारी बच्चियों के, महिलाओं के दिमाग में ये बातें डाली जा रही है कि भाई बस वासनाओं के पीछे, शारीरिक इच्छाओं के पीछे भागो, यहाँ से नहीं हो रहा तो वहाँ से लेने में आपको कोई प्रॉब्लम, इस प्रकार की बातें मन में बिल्कुल डाली जा रही है। पर इससे भी ज़्यादा भयानक जो बिल्कुल बिना ग्रेड का, मैंने वो अल्ट बालाजी वगैरह का कंटेंट बताया, उससे ऊपर थोड़ा सा ये फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज या थैंक यू फॉर कमिंग कह सकते हैं। मतलब है तो इनका भी कोई ग्रेड नहीं, पर कम से कम टेक्निकली थोड़ी बढ़िया बनी हुई है, इस कारण से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा उससे खतरनाक या ज़्यादा उससे डेंजरस मैंने इससे रखा। इससे भी ज़्यादा भयानक वो है जहाँ पर सामने तो आपको कोई न्यूडिटी नहीं दिखेगी, सामने लगेगा कि जैसे पारिवारिक फिल्म है, पर उसकी आड़ में बच्चियों के दिमाग में परिवार के विरुद्ध जहर घोला जा रहा है। जैसे कि अभी स्त्री 2 फिल्म रिलीज हुई, सैकड़ों करोड़ फिल्म ने कमाए। आपने कम से कम फिल्म नहीं देखी, नाम तो सुना ही होगा स्त्री 2 का। सुना है, नाम सुना है। उसमें ओपनिंग सीन में ही क्या है आप देखिए, एक लड़की सिगरेट पी रही है, वो सरकटा दानव, उसमें एक राक्षस दिखाया है, सरकटा दानव उसको कहा है फिल्म में, वो आता है उस लड़की को उठा करके लेके जा रहा है। और पूरी फिल्म में इसी प्रकार से जो तथाकथित आधुनिक विचार की जो महिलाएं हैं उनको वो सरकटा दानव टारगेट कर रहा है। आधुनिक विचार मतलब शुरुआत में तो दिखाई दिया सिगरेट पी रही वो बच्ची, इसके बाद में तमन्ना भाटिया का एक गाना है आज की रात, उस पर देखिए स्कूल की बच्चियों ने डांस किया था, आपने वो शिक्षक दिन का वीडियो भी देखा होगा, एक छोटी सी बच्ची बड़े ही विचित्र कपड़े पहनकर आज की रात वो सॉन्ग पर डांस कर रही है, देखा आपने वो वीडियो? जी जी, वो उसी पिक्चर का गाना है, शिक्षक दिन पर वो बच्चियां स्कूल में गा रही है। अब फिल्म में भी तमन्ना भाटिया का वो जब आइटम सॉन्ग होता है आज की रात वाला, उसके बाद वो सरकटा दानव उसको उठा करके लेके जा रहा है, क्योंकि उसके अनुसार वो आधुनिक विचार की महिलाएं हैं। और इन सारी महिलाओं को फिल्म में विक्टिम दिखाया है कि ये तो विक्टिम है, किसकी विक्टिम है? सरकटे दानव की। सरकटा दानव कौन है? पितृसत्तात्मक समाज में विश्वास करने वाला, वो संस्कृति की बात करता है, संस्कृति की रक्षा की बात कर रहा है वो। और आप आगे सुनिए, अभी तो मैंने पूरा बताया नहीं। जब वो सरकटा दानव गांव के लोगों को पोजेस कर लेता है ना, मतलब उनको अपने वश में ले लेता है, उसके बाद में वो गांव के लोग क्या कर रहे हैं, वो गांव में दीवारों पर जो बी ग्रेड पॉर्न फिल्मों के पोस्टर लगे होते हैं ना, उन पर कालिक पोत रहे हैं गांव के लोग जाकर, सरकटे दानव के उससे प्रभाव में आकर के। यही नहीं, वो संस्कृति की रक्षा की बात करने लग जाते हैं तुरंत ये, और बच्चियों को स्कूल में जाने से मना कर दे रहे हैं। मतलब फिल्म कहने का प्रयास करती है कि जो इस प्रकार से आधुनिक विचार की महिलाओं का विरोध करते हैं वो इस सरकटे दानव की तरह होते हैं, संस्कृति की रक्षा की बात करने वाले सरकटे दानव की तरह होते हैं। आप देखिए सैकड़ों करोड़ उस फिल्म ने कमाए, और सबसे सफल फिल्मों में से भी हमें कह सकते हैं बॉलीवुड की, उसे अभी आगे जाकर के गिना जाएगा। संस्कृति की आगे जाकर के सोचिए, कोई बच्चा, मैंने जब वो फिल्म देखने के लिए गया था ना, बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों को वो फिल्म दिखाने के लिए लेकर के आए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि हॉरर कॉमेडी है, पारिवारिक फिल्म है, कोई न्यूडिटी वगैरह तो है नहीं फिल्म में। और सच में फिल्म में कोई न्यूडिटी नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि क्लीन पारिवारिक फिल्म है। सोचिए वो बच्चा जब स्क्रीन पर देखेगा कि भाई ये सरकटे दानव से पोजेस होने वाले लोग संस्कृति की रक्षा की बात कर रहे हैं, आगे जाकर के जब भी वो बच्चा संस्कृति की रक्षा की बात करने की उसके मन में भी आएगा ना, उसे लगेगा कि यार ये क्या रिग्रेसिव बातें करना है, ऐसे लोग तो बहुत घटिया होते हैं, सरकटे दानव की तरह होते हैं, क्या संस्कृति की रक्षा की बात करना। ऐसी फिल्में सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। वो एकता कपूर का बी ग्रेड कंटेंट है, वो बी ग्रेड लोग देखेंगे, पर ये जो कंटेंट है जो ए ग्रेड कहा जाता है, सैकड़ों करोड़ कमाता है,
ये फिल्में बच्चे भी देखते हैं और उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें बहुत धीरे से पहुंच जाती है, और वो सरकटा दाना उन महिलाओं को क्या कर रहा है पता है, ले जाकर उठाकर ले जाता है, और एक पैरेलल थोड़ा सा डायमेंशन दिखाया है दूसरा, वहां पर वो महिलाओं को गुफा जैसी जगह जाकर के सफेद साड़ी में रखता है, मुंडन करवा देता है। ये भी वामपंथियों का एक बहुत बड़ा एजेंडा रहा है। जब भी पितृसत्तात्मक समाज इनको दिखाना होता है ना, ये दिखाते हैं कि यहाँ पर हजारों वर्षों से महिलाओं को, जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी ना, उनको यहाँ के ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की वाले लोग उन महिलाओं को ऐसे किसी घाट पर छोड़ देते थे, सफेद वस्त्र पहना देते थे, मुंडन करवा देते थे, बहुत अत्याचार करते थे, बहुत घिनौनी सभ्यता ये रही है। इसको लेकर के इन्होंने फिल्में भी बनाई हुई है। यहाँ पर भी उन महिलाओं को ये सरकटा दाना उठा करके ले जाता है गुफा में, और वहां पर उन पर वो इस प्रकार से सफेद साड़ी में मुंडन करके वहां बंद करके रख रहा है, और बाद में फिल्म का हीरो फिर उनको वहां से छुड़ा रहा है, वगैरह वगैरह फिल्म की कहानी है। आप सोचिए, अब आप ही मुझे बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी फिल्में हैं, वो बी ग्रेड वाली या ऐसी ए ग्रेड फिल्में हैं जो माता पिता बच्चों को दिखाने के लिए लेकर के जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर इसका इलाज क्या है प्रतीक जी, ये बताइए आप। अब इलाज आप अगर कहेंगे तो चलिए, एकता कपूर का कंटेंट तो हम न्यूडिटी के नाम पर चलो बैन कर देंगे, ये कंटेंट कैसे बैन करेंगे? इसमें तो फिल्म मेकर कहेगा कि भाई मैं तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए फिल्म बना रहा हूं, कि जो लोग महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उनको इंडिपेंडेंट नहीं होने दे रहे, इसलिए मैंने फिल्म बनाई है, हॉरर कॉमेडी के माध्यम से मैं अपना मैसेज देना चाहता हूं समाज को। इसको कैसे बैन कर सकते हैं? इसको तो सरकार भी कैसे बैन करेगी? इवन आप देखिए, लापता लेडीज की भी थीम सेम ही थी, उसमें भी यही दिखाया कि गांव के लोग महिलाओं को ऐसे टेंट जैसे पल्लू में दबा करके रख रहे हैं, घूंघट में दबा करके रख रहे हैं। उसमें तो बीजेपी के ही नेता रवि किशन जी है, मुख्य भूमिका में है, और वो तो महिला सशक्तिकरण के नाम पर उसको ऑस्कर में भेजा गया इस वर्ष। ऐसी फिल्में सबसे ज्यादा खतरनाक, जहां पर देखने वाले को पता भी नहीं चलता कि मैं कोई खराब चीज देख रहा हूं या भयानक चीज देख रहा हूं। बी ग्रेड कंटेंट कोई देखता है ना, वो देखने के बाद आदमी को खुद घिन आती है कि यार ये क्या चीज मैंने देख ली, मैंने अपनी ही शक्ति खर्च कर ली, यार चलो घिनौना है ये, वो खुद हेट करने लगेगा एकता कपूर या अल्ट बालाजी से। पर ये जो कंटेंट होता है ना, वो इमोशनल ब्लैकमेल करके आदमी के सबकॉन्शियस माइंड में भारत के इतिहास को लेकर के बहुत ही नकारात्मक छवि बना देता है, ऐसा ए ग्रेड कंटेंट। पर बीच में हमने देखा था लाल सिंह चड्ढा पीटी थी, कुछ और दूसरी फिल्मों का भी इलाज किया गया था, पर वो कुछ फेजेस में होता है इस तरह का रिएक्शन, उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं लोग। नहीं देखिए, पिछले 3-4 वर्षों में बॉलीवुड को बहुत नुकसान हुआ, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लोग नहीं गए हैं देखने के लिए, और जिन कुछ 4-5 फिल्मों को इन्होंने जबरदस्ती हिट भी दिखाया ना, उनको हिट दिखाने के लिए पानी की तरह इन्होंने पैसा बहाया है। ये सबने अपनी आंखों से देखा है, कोई छुपी छुपाई बात नहीं है, बिल्कुल पानी की तरह पैसा बहाकर इन्होंने उन फिल्मों को जबरदस्ती हिट दिखाया है। वो ब्रह्मास्त्र वगैरह, ब्रह्मास्त्र के समय या फिर जवान पठान के समय भी हमने देखा कि उनको हिट दिखाने के लिए पूरे इनके इकोसिस्टम ने क्या क्या हथकंडे अपनाए थे, क्या क्या नहीं किया था। चलिए, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं। पर इसी में एक और जोड़ देता हूँ, ये जो धर्मा प्रोडक्शन का 50% शेयर जो है वो बिका है, आधार पूनावाला ने लिया। हाँ, तो उसके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि क्योंकि इनकी फिल्में पिट रही हैं, इनको धक्का लगा है, जो जिस तरह का ये मसाला परोस रहे थे, अब लोगों ने उसको ख़रीदना और अपना हाजमा ख़राब करना बंद कर दिया है, तो इसलिए ये भी हिल गए हैं। बिल्कुल, धर्मा प्रोडक्शंस की पिछली, मुझे नहीं पता उनकी पिछली फिल्म कौन सी हिट रही थी। रॉकी रानी भी कुछ खास ना पैसे कमाए, मुझे याद नहीं है। किल नाम की भी एक फिल्म आई थी धर्मा प्रोडक्शंस की, वो भी कुछ खास चली नहीं। अभी जिगरा भी धर्मा प्रोडक्शंस की थी, आलिया भट्ट की अभी आई थी, पिछले 2 सप्ताह पहले आई थी, उसने भी कोई खास कलेक्शन नहीं किया। तो फिल्में तो बिल्कुल पिट रही है इनकी। पर करण जौहर ने बड़ा ही स्मार्टली 1000 करोड़ रुपए में डील करके अपने पैसे तो सिक्योर कर लिए। अब पैसे तो आ गए 1000 करोड़ रुपए, वो आप आधार पूनावाला जाने। हालांकि 50% अभी भी करण जौहर के पास ही है राइट्स उसके। आगे जाकर के क्या होता है देखना होगा, क्योंकि आधार पूनावाला कितना समझते हैं फिल्म इंडस्ट्री को। अभी हमने जो बातें की, क्या वो उन्हें पता है या नहीं, या फिर आगे जाकर के वो भी इसी प्रकार का महिला सशक्तिकरण के नाम पर कुछ ऐसा हॉरर कॉमेडी वगैरह सा कंटेंट फंड कर दे, तो क्या पता। क्योंकि बात यह है ना कि जो बातें मैंने आपको बताई वो लोग समझते नहीं है। उन्हें क्या लगता है कि बस बी ग्रेड कंटेंट से हमें लड़ना है। अरे भाई, वो है ही खराब, उसको बैन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पर उससे 1000 गुना ज्यादा जो कंटेंट खराब है ना, भयानक है अगली जनरेशन की दृष्टि से, वो हम समझ नहीं रहे। वो ज्यादा उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और पता नहीं वो समझेंगे नहीं समझेंगे, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहरहाल ये ऐसा विषय है, इस पर तो कई बार बात की जा सकती हैं और करेंगे हम लोग, लेकिन कुछ जागरूकता दर्शकों की तरफ से भी आने की ज़रूरत है।
और अगर आप इस तरह का कंटेंट देखना बंद करेंगे तो वही हाल होगा जो अभी धर्मा प्रोडक्शन में हमने देखा है। करण जौहर कैंप में जिस तरह का हड़कंप है और जिस तरीके से 50% शेयर उन्होंने बेचे हैं, इससे पता चलता है कि एक नैरेटिव तो बन रहा है, एक इलाज तो किया जा रहा है, पर अभी ये बहुत धीमा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।